जी, मैं हूँ हदीजा वलायत एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल एग्जाम्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग सीपीसी के इम्पॉर्टेंट आर्डर्स और रूल्स को देखेंगे। इस लेक्चर के दो पार्ट्स होंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग आर्डर 1 से लेके 21 तक कवर करेंगे और दूसरे पार्ट में बाकी के आर्डर्स और इम्पॉर्टेंट रूल्स को कवर किया जाएगा। तो हम में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको सीपीसी बहुत ही मुश्किल लगती है। इसके एक रीज़न इसके ऑर्डर्स हैं, क्योंकि इसके सेक्शंस को देखा जाए तो सेक्शंस बहुत ही थोड़े हैं। 159 तक इसके टोटल सेक्शंस हैं, लेकिन इसके ऑर्डर्स को देखा जाए तो 51 ऑर्डर्स हैं इसमें टोटल। तो इन 51 ऑर्डर्स में से 13 ऑर्डर्स सिर्फ लेंथी हैं और 28 ऑर्डर्स जो हैं वो माइनर ऑर्डर्स में आते हैं, और बाकी के जो 10 ऑर्डर्स बचते हैं वो ना होने के बराबर हैं। ऐसे ही उनके 2 रूल्स या फिर 3 रूल्स इस तरह हैं। तो इसको याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। ऐसा नहीं है कि इन तमाम के तमाम आर्डर्स को रट्टा लगाया जाए और हर रूल को डिटेल से याद किया जाए। तो हम लोगों में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये नहीं समझ आती कि इन आर्डर्स को कैसे कवर किया जाए। तो इसका जो आसान तरीका है, पहले इन आर्डर्स के जो इम्पोर्टेंट आर्डर्स हैं और रूल्स हैं उनको कवर किया जाए और बाद में फिर बाकी के रूल्स को कवर किया जाए। आर्डर 1 से स्टार्ट करते हैं। आर्डर 1 में 4 ऐसे रूल्स हैं जो आप लोगों ने किसी भी सूरत स्किप नहीं करने। इन 4 रूल्स में से काफ़ी दफ़ा एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इस आर्डर को आप लोग सारे आर्डर को पढ़ें, लेकिन सारे रूल्स को डिटेल से पढ़ना ज़रूरी नहीं है। इन 4 रूल्स को डिटेल से आप लोगों ने पढ़ना है, जिसमें रूल 1 है, रूल 3 है, रूल 9, रूल 10 और रूल 13 है। रूल 1 में बताए गए ये जो आर्डर 1 है ये पार्टीज़ टू सूट से रिलेटेड है। ये जब एक सूट फाइल किया जाता है तो कौन कौन सी पार्टीज़ को एज अ प्लेंटिफ उस सूट में ऐड किया जा सकता है और कौन कौन सी पार्टीज़ को एक सूट में एज अ डिफेंडेंट ऐड किया जा सकता है। उसके बाद आगे रूल 9 जो है वो मिस जेंडर एंड नॉन जेंडर ऑफ पार्टीज से रिलेटेड है। ये रूल 9 भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है। इसमें मिस जेंडर जो होता है वो एक सूट में अगर एक पार्टी को मिसटेकनली ऐड कर लिया गया है, उस पार्टी का उस सूट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर कहा जाता है कि मिस जेंडर ऑफ पार्टीज हुआ है। उसके बाद नॉन जेंडर ऑफ पार्टी क्या है? एक ऐसी पार्टी जो कि नेसेसरी पार्टी है या फिर प्रॉपर पार्टी है, जिसका उस सूट में ऐड होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वो पार्टी ऐड नहीं की जाएगी, नेसेसरी पार्टी या फिर प्रॉपर पार्टी, तो कोर्ट एक इफ़ेक्टिव डिग्री पास नहीं कर सकती उस केस में। तो इसको नॉन जेंडर ऑफ पार्टी कहेंगे अगर उस प्रॉपर पार्टी या नेसेसरी पार्टी को सूट में ऐड नहीं किया गया। तो ये आप लोगों ने किसी भी सूरत ये जो आर्डर 9 है इसको स्किप नहीं करना। उसके बाद अगला रूल है रूल 10, जो कि सूट इन द नेम ऑफ रॉन्ग पार्टी। अगर कोई पार्टी रॉन्गफुली ऐड हो गई है सूट में, उसको अगर सूट से निकालना है या फिर किसी पार्टी को जो कि नेसेसरी पार्टी है या फिर प्रॉपर पार्टी है उसको सूट में ऐड करना है, तो हम लोग 110 की एप्लीकेशन देते हैं। ये 110 की एप्लीकेशन आर्डर 1 रूल 10 इसको कहते हैं। अब जो अगला रूल है वो रूल 13 है, जो कि ऑब्जेक्शंस टू एज टू नॉन जेंडर और मिस जेंडर ऑफ पार्टी से रिलेटेड है। आर्डर 2 को देख लेते हैं। ये आर्डर भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप लोगों ने सारा आर्डर पढ़ना है, लेकिन सारे रूल्स को डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 4 ऐसे रूल्स हैं जो आप लोगों ने डिटेल से पढ़ने हैं, जिनको स्किप नहीं करना। ये फ्रेम ऑफ सूट से रिलेटेड है कि एक सूट कैसे फ्रेम किया जाएगा, तो इसका रूल 1 ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद रूल 2 ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है, ये काफ़ी दफ़ा एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है। तो इस रूल 2 को आप लोगों ने डिटेल से पढ़ना है। इसमें कहा गया रूल 2 में कि पार्टीज़ का जो क्लेम होता है एक सूट में वो होल क्लेम करती हैं। ऐसा नहीं है कि एक सूट जो पार्टी ने फ़ाइल किया, प्लेंटिफ ने एक सूट फ़ाइल किया और उस सूट में प्लेंटिफ का जो क्लेम है वो पूरे का पूरा अपना क्लेम कोर्ट में लेके आएगा। ऐसा नहीं कि वो अगर आधा पार्ट उसका छोड़ देता है तो बाद में उस जो उसने पार्ट रिलिंग्विश कर दिया उससे रिलेटेड वो बाद में फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकता। तो ये आर्डर 2 रूल 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। उसके बाद रूल 3 जेंडर ऑफ काजेज ऑफ एक्शन, के कौन कौन से काजेज को आप ज्वाइन करके तो एक सूट में ऐड कर सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे रूल 6A कंसोलिडेशन ऑफ सूट्स, इसको भी आप लोगों ने स्किप नहीं करना। तो ये जो आर्डर 1 से लेके आर्डर 21 तक है,
ये इम्पॉर्टेंट आर्डर्स हैं, इनको आप लोगों ने किसी भी आर्डर को स्किप नहीं करना, सारे आर्डर्स को आप लोगों ने पढ़ना है। लेकिन इसके जो रूल्स हैं उसमें से सारे के सारे रूल्स को डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो मैं इम्पॉर्टेंट रूल्स बता रही हूँ उनको ही आप लोगों ने डिटेल से पढ़ना है। आगे आर्डर जो 3 और आर्डर 4 है, इसमें तीन तीन रूल्स हैं। इनमें से भी जो आर्डर 3 है उसमें जो रूल 4 है अपॉइंटमेंट ऑफ प्लीडर, इसको आप लोगों ने देख लेना है। पढ़ें, बाकी भी रूल्स को पढ़ लें, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है वो रूल 4 है। इसमें सिर्फ जो हम लोग अगर कोई पार्टी एक वकील करती है और कोर्ट में वो जाके वो वकील अपना वकालतनामा पेश करता है, तो उसका वकालतनामा इस आर्डर 3 रूल 4 के अकॉर्डिंग जो है वो सबमिट होता है। आगे जो आर्डर 4 है, इसके भी दो रूल्स हैं सिर्फ। इस आर्डर 4 को आप लोगों ने सेक्शन 26 सीपीसी के साथ मिला के पढ़ना है। तो ये आर्डर 3 और 4 इतना कोई लेंथी नहीं है, दो दो तीन तीन इसके रूल्स हैं जिनको आप लोगों ने पढ़ना है। तो आगे आर्डर 5 आ गया। आर्डर 5 में बाकी रूल्स को आप लोग पढ़ लें, आपको पता होना चाहिए। ये इशू एंड सर्विस और समन से रिलेटेड है। जो जब हम लोग एक सूट फाइल करते हैं तो डिफेंडेंट को जो समन नोटिस इशू किए जाते हैं, समन नोटिस की टाइप्स के हैं, मोड्स के हैं, और सारी ये चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो ये रूल भी ये आर्डर भी आप लोगों ने पढ़ना है, लेकिन इसके सारे रूल्स को डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं वो आप लोगों को मैं मार्क करवा देती हूँ। इसमें जो रूल 5 है वो इम्पॉर्टेंट रूल है, जिसमें टाइप्स ऑफ समन्स बताई गई हैं। उसके बाद इसका जो रूल 10 है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है। इसमें काफ़ी दफ़ा एग्ज़ाम्स में भी क्वेश्चन आ चुके हैं। मोड्स ऑफ सर्विस के किस तरीके से समन नोटिस जो है वो भेजे जाएंगे, जैसे रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू और इक्नॉलेजमेंट ड्यू, और ये सारे मोड्स बताए गए हैं इसमें। उसके बाद 10A सर्विस बाय पोस्ट। उसके बाद इसका रूल 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, सब्सटीट्यूटेड सर्विस, एग्ज़ाम्स में भी पूछा जा चुका है। उसके बाद रूल 24 जो कि सर्विस एंड डिफेंडेंट इन प्रिजन, अगर मुद्दल है जेल में है तो उसको अगर समन नोटिस भेजने हैं तो कैसे भेजेंगे। उसके बाद ये जो रूल्स मैंने बताए हैं ये तकरीबन 4 रूल्स बनते हैं। इन्हीं में से क्वेश्चन आता है मोस्टली, ये आप लोगों ने स्किप नहीं करने। बाकी रूल्स को आप लोग देख लें और आपको पता होना चाहिए बाकी रूल्स का भी। उसके बाद आगे आ जाता है आर्डर 6। आर्डर 6 आप लोगों ने पूरा पढ़ना है, ये भी इम्पॉर्टेंट आर्डर है। इसमें सारे प्रिंसिपल्स रूल्स बताए गए हैं कि जब प्लीडिंग ड्राफ्ट करते हैं, प्लीडिंग में हमारी प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट दोनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं। वो कैसे एक प्लेंट ड्राफ्ट की जाएगी, उसमें क्या क्या मटेरियल फैक्ट्स हम लोग लिखेंगे, सिर्फ इसमें मटेरियल फैक्ट्स ही लिखेंगे, एविडेंस नहीं लिखेंगे। उसके बाद एक हमारी प्लेंट या फिर रिटन स्टेटमेंट होती है उसको अगर अमेंडमेंट करनी है उसमें, तो हम लोग अमेंडमेंट की एप्लीकेशन कैसे फ़ाइल करेंगे। और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारी जो प्लीडिंग है वो साइंड होंगी। उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग्स। तो ये रूल्स जो रूल 13 है इसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रूल 14, 15, उसके बाद 17 जो कि अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग से रिलेटेड है। इस रूल 17 के साथ आप लोगों ने सेक्शन 153 सीपीसी ये मिला के पढ़ना है। ये जो 4 रूल्स बताए हैं मैंने आप लोगों को, ये आप लोगों ने डिटेल से पढ़ने हैं और बाकी रूल्स को भी आप लोग पढ़ें। ये पूरे का पूरा जो आर्डर 6 है ये इम्पोर्टेंट आर्डर है। उसके बाद आर्डर 7 की तरफ आ जाते हैं। इस आर्डर 7 का रूल 1 बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, काफ़ी दफ़ा एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। उसके बाद इसका आर्डर 7 का रूल 6, उसके बाद रूल 7, उसके बाद रूल 10 रिटर्न ऑफ प्लेंट बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। उसके बाद रूल 11 रिजेक्शन ऑफ प्लेंट बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इसका रूल 13, उसके बाद रूल 14, 15, उसके बाद 19 और 26, ये रूल्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। इनको आप डिटेल से पढ़ लें और बाकी रूल्स को आप लोग पढ़ें, उनका कंसेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन ये जो रूल्स मैंने बताए हैं ये आप लोगों ने स्किप नहीं करने। उसके बाद आगे रूल 8 आ गया। जो हम लोग रिटन स्टेटमेंट फाइल करते हैं वो रूल 8 के अकॉर्डिंग करते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट ऑर्डर है।
इसके जो रूल्स इंपॉर्टेंट रूल्स हैं उनमें रूल 3, रूल 4, रूल 5, रूल 6, उसके बाद रूल 6 इसका बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो कि सेट ऑफ से रिलेटेड है। ये आप लोगों ने किसी सूरत मिस नहीं करना। जो इंपॉर्टेंट रूल्स मैं बता रही हूँ आप लोगों ने वो तमाम के तमाम डिटेल से पढ़ने हैं। उसके बाद इसका रूल 10 और रूल 13 ये इंपॉर्टेंट रूल है। इसके आर्डर 9 आ गया। आर्डर 9 का जो रूल 2 है ये आप लोगों ने करना है। रूल 3, रूल 4, उसके बाद 8, 9, 10, 11, 12, उसके बाद 13 और 14। इसमें 3-4 ऐसे रूल्स हैं जो आप लोगों को जस्ट पता होना चाहिए, इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। अदरवाइज़ ये आर्डर 9 बहुत इम्पॉर्टेंट आर्डर है। इसमें सारा बताया गया है कि अगर प्लेंटिफ अपीयर नहीं होता तो फिर उसका सूट डिसमिस हो जाएगा। अगर डिसमिस हो जाएगा तो फिर वो एप्लीकेशन फ़ाइल करेगा उस सूट को रिस्टोर करवाने की, उस दावे की बहाली की एप्लीकेशन फ़ाइल करेगा। अगर डिफेंडेंट पेश नहीं हो रहा तो उसके अगेंस्ट एक्स पार्टी डिक्री हो जाएगी। उसके बाद वो फिर एक्स पार्टी डिक्री को सेट असाइड करने की एप्लीकेशन फ़ाइल करेगा। आगे आर्डर 10 है एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज़ बाय द कोर्ट। ये इतनी डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट इसके रूल्स को पढ़ें, इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए, डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब अगला आर्डर आर्डर 11 है। इसको इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो रूल 21 है इसको थोड़ा सा देख लें, बाकी रूल्स सारे पढ़ें, आप लोगों को पता होना चाहिए लेकिन डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उस अगला आर्डर आर्डर 14 है जो कि फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज से रिलेटेड है। इस आर्डर को आप लोगों ने बहुत ही डिटेल में पढ़ना है। ये आर्डर बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्डर है जो कि फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज से रिलेटेड है। और इसके जो फर्स्ट 5 रूल्स हैं वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल्स हैं। ये सारा जो आर्डर है वो आप लोगों ने बहुत ही डिटेल में पढ़ना है इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्डर है, इसको स्किप नहीं करना। उसके बाद जो आर्डर अगला 15 है ये भी आप लोगों ने पढ़ना है लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोगों को पता होना चाहिए इस आर्डर के बारे में। अगला आर्डर आ जाता है आर्डर 16 जो कि समनिंग एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस से रिलेटेड है। इसको भी पूरे आर्डर को पढ़ लें लेकिन इतना डिटेल में इसको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगला आर्डर 17 आ जाता है। इसमें जो रूल 2 और रूल 3 है इसको थोड़ा सा देख लें डिटेल से। बाकी रूल्स इसके टोटल 5 रूल्स हैं, बाकी रूल्स को भी थोड़ा सा देख लें लेकिन जो ज़्यादा इसको जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं वो रूल 2 और रूल 3 हैं इसमें। अगला आर्डर आर्डर 18 है। इसको जो कि हेयरिंग ऑफ द सूट एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस से रिलेटेड है। इसमें थोड़ा सा देख लें कि विटनेसेस की स्टेटमेंट कैसे रिकॉर्ड होगी एविडेंस वगैरह से रिलेटेड, और इनको विटनेसेस को एग्जामिन कैसे किया जाएगा, और बाकी रूल्स को भी थोड़ा सा देख लें। सारे रूल्स को पढ़ लें लेकिन इतना डिटेल में पढ़ने की इसको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आर्डर 19 जो कि एफिडेविट से रिलेटेड है। इसके टोटल 3 रूल्स हैं, इसको भी देख लें। उसके बाद अगला आर्डर आर्डर 20 है जो कि जजमेंट और डिक्री से रिलेटेड है। इसमें बताया गया कि जजमेंट कब और कैसे प्रोनाउंस करेगी कोर्ट। उसके बाद डिक्री से रिलेटेड जो इसमें रूल्स हैं रूल 12 और 16, 18, इन रूल्स को आप लोगों ने ध्यान से पढ़ना है और थोड़ा सा इनको डिटेल से पढ़ना है। आगे अगला जो आर्डर है इस लेक्चर का लास्ट आर्डर आर्डर 21 जो कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री और आर्डर से रिलेटेड है। ये जो आर्डर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्डर है। इस आर्डर को आप लोगों ने पूरा आर्डर पढ़ना है, इसको स्किप नहीं करना किसी भी सूरत। ये पूरे का पूरा आर्डर बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्डर है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं बाकी के आर्डर्स को और रूल्स को कवर करूँगी। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ एक स्ट्रेटजी शेयर करूँगी जो कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे कि प्रैक्टिकली ये आर्डर्स कैसे अप्लाई होते हैं, जिससे मज़ीद आप लोगों को ये आर्डर्स पढ़ने में और समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी और प्रैक्टिकली आप लोगों के माइंड में एक स्केच बैठ जाएगा कि कैसे हम लोगों ने इन आर्डर्स को पढ़ना है। क्योंकि हम लोगों में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आर्डर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक उसको पढ़ते हैं। इस तरह नहीं पढ़ना आप लोगों ने फॉर एग्जांपल जब हम लोग एक सूट फाइल करते हैं तो फ्रेमिंग ऑफ सूट से रिलेटेड जो आर्डर है वो आर्डर 4 है। तो इस तरह हम लोगों ने देखना है कि जब एक सूट फ्रेम किया जाता है तो कौन सा आर्डर उससे रेलिवेंट है, उसके बाद आगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसके साथ अटैच हुए हैं, उनसे रिलेटेड जो रेलिवेंट आर्डर्स हैं। और इस तरह स्टेप बाय स्टेप मैंने अपने नोट्स में 9 स्टेप्स तैयार किए हुए हैं।
उनमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप वो सारे रूल्स को देखेंगे कि प्रैक्टिकली ये कैसे रूल्स अप्लाई होते हैं और ऑर्डर्स। तो फिर आप लोगों को ये सीपीसी याद करने में ज़रा भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया है। थैंक यू सो मच।